नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी होने वाला है खास, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पर्यावरण में परिवार से संबंधित मिलने वाले हैं 120 प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। छोटे से बड़े सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी बुक्स का निचोड़ देखने को मिलेगा। सभी जितनी भी बुक्स हैं सभी में से प्रश्न लिए गए हैं। सभी विगत वर्षों के प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। सभी में से सभी जितने भी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं सभी में से प्रश्न को लिया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नए देखने को मिलेंगे। 120 प्रश्न हैं, आपको सभी को पता है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में परिवार से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो 102 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। 102 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कहीं पर भी कोई सी भी आप एग्जाम दे रहे हो टीचर से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अंत में जरूर बताना है, जब 120 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, जब कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है कि यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बालक की प्राथमिक या फिर प्रथम पाठशाला कौन सी है? सरल सा है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। समाज है, विद्यालय है, परिवार है या फिर पास पड़ोस है? राइट आंसर आपका क्या होगा? परिवार। परिवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और ये फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये लैटिन या फिर रोमन शब्द फैमुलस से हुई है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो परिवार की उत्पत्ति हुई है, फैमिली की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन या फिर रोमन भाषा से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है? तो फैमुलस शब्द से हुई है। यदि पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा परिवार की किसके द्वारा दी गई है, तो ये बर्गेस एवं लोक के द्वारा दी गई। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषा दी है वैज्ञानिकों ने, जैसे कि मैकाइवर द्वारा दी गई है, मजुमदार द्वारा दी गई है, क्लेयर, जॉर्ज पीटर, मुर्डॉक, रास ने और लुई मेयर और भी वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा परिभाषा दी गई है। तो उनके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इसका आंसर आप सभी को पता ही है और मैंने बता ही दिया है, परिवार इसका राइट आंसर होगा। दूसरा, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर देखिए, भारत में जो पहले परिवार हुआ करते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे? संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एकजुट हुआ करते थे। बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था तो उसको संयुक्त परिवार कहते थे। वैसे आप सभी को पता होगा परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। और भी परिवार होते हैं, उनके बारे में हम आगे जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यहाँ कथन किसका है? डॉक्टर कर्वे का है, डॉक्टर एम कपाड़िया का है, रजनी कोठारी का है या फिर प्रभु का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये के एम कपाड़िया का कथन है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा, विवाह उपरांत बने परिवार को कहते हैं, क्या कहते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, प्रजनन परिवार या फिर मातृवंशीय परिवार? तो विवाह उपरांत बने परिवार के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रजनन परिवार। याद रखिएगा, विवाह उपरांत बने परिवार को क्या कहते हैं? प्रजनन परिवार कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रजनन परिवार और प्रभव परिवार ये दोनों ही मूल परिवार के अंग हैं। याद रखिएगा, मूल परिवार को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में, प्रजनन परिवार और प्रभव परिवार। अब बात करते हैं किसके द्वारा बांटा गया है, तो ये वार्नर के द्वारा बांटा गया है। किसके द्वारा? वार्नर के द्वारा मूल परिवार को दो भागों में बांटा है। पहला है प्रभव परिवार और दूसरा है प्रजनन परिवार। अब प्रभव परिवार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस परिवार में व्यक्ति पैदा होता है या फिर बच्चों के लिए अपने माता पिता का जो परिवार होता है वो प्रभव परिवार होता है। और प्रजनन परिवार की बात करें तो प्रजनन परिवार में माता पिता के लिए जो अपना परिवार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रजनन परिवार कहते हैं। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वार्नर के द्वारा दिए गए मूल परिवार के दो भाग है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? संयुक्त परिवार बड़ा होता है और इसमें जो परिवार होता है उनके सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? इसके बारे में आपको बताना है। पिता का, परिवार के मुखिया का, माता का या फिर उक्त सभी का? तो सभी को पता है परिवार का जो मुखिया होता है वो दादाजी भी हो सकते हैं या फिर दादाजी नहीं है तो जो पिताजी होते हैं, या फिर जो सबसे बड़ा होता है वो परिवार का मुखिया होता है। और ये
सभी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। कौन? संयुक्त परिवार प्रणाली में जो परिवार का मुखिया होता है वो। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एकल परिवार की विशेषता, यहाँ पर देखिए एकल परिवार की विशेषता पूछी गई है। क्या होता है? सबसे पहले एकल परिवार होता क्या है? आप सभी को पता है एकल परिवार जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, यानी कि छोटा परिवार होता है। इसे छोटा परिवार माना गया है और ये अभी हाल ही में काफ़ी प्रचलित है। तो ये परिवार एकल परिवार होता है। इसमें कौन सी विशेषता है वो उसके बारे में बताना है। बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन होता है, तो ये संयुक्त परिवार में होता है, ना कि एकल परिवार में। बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, तो ये यहाँ पर एकल परिवार की विशेषता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल संभव है, तो ये संयुक्त परिवार में है। और बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है, तो ये जो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प हैं ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। और एकल परिवार की विशेषता होगी कि बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, तो ये बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं? यहाँ पर देखिए परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, दूसरा वाला यहाँ पर विकल्प हमारा सत्य होगा। क्योंकि जो परिवार में जो सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, वो कितने भी परिवार में कमाने वाले होते हैं, अंत में जब सैलरी आती है तौर पर हम बात कर सकते हैं कि जो सैलरी आती है वो किसके हाथों में जाती है? अंत में जो घर का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसके हाथ में सैलरी जाती है, सब जमा करके उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो आय है वो भिन्न जमा नहीं होती है, तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए 7वां प्रश्न, एक परिवार से तात्पर्य है क्या है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है, एकल परिवार की बात हो रही है। प्रश्न थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एकल परिवार से आपका क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी सब साथ रहते हो, या फिर केवल पति पत्नी साथ हो। एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है? जिसमें परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे साथ हो, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। दी फैमिली नामक पुस्तक किस समाज शास्त्री ने लिखी है? काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैरिज जिन्सबर्ग ने, आर्गबन और निमकॉफ ने, एडवर्ड रॉस ने, या फिर एडवर्ड सेपिर ने। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा आर्गबर्न और निमकॉफ। इनके द्वारा दी फैमिली नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? इंपोर्टेंट है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने, प्लेटो तथा अरस्तु ने, या फिर स्पेंसर ने। तो ये किया है संबोधित प्लेटो तथा अरस्तु ने। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, परिवार कहते हैं, समुदाय कहते हैं, या फिर समिति कहते हैं। तो सरल सा प्रश्न है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था प्रभु परिवार और प्रजनन परिवार के बारे में। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं? प्रभु परिवार कहेंगे। और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उस परिवार को क्या कहेंगे? प्रजनन परिवार कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये पहला वाला होगा। ये मूल परिवार के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा ये 2 भाग बताए गए हैं? वार्नर के, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जिस परिवार में व्यक्ति पैदा होता है और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं? पहले वाले को प्रभु परिवार कहेंगे और दूसरे वाले को प्रजनन परिवार कहेंगे। IP देसाई एवं KM कपाड़िया के योगदान की संबंधता है किससे है? परिवार व्यवस्था से ही, वर्ग व्यवस्था से ही, जाति व्यवस्था से ही, या फिर धर्म व्यवस्था से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो देसाई और कपाड़िया है, इन दोनों का जो योगदान है ये परिवार व्यवस्था से संबंध रखता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर कापड़िया द्वारा जो दी गई परिभाषा उसके बारे में बता चुका हूँ। देसाई इनका कहना है, इनने भी एक अच्छी परिभाषा दी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यदि पूछ ले तो। इनके द्वारा कहा गया है कि हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ अर्थात
3 अथवा अधिक के सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा परस्पर अधिकार व कर्तव्यों से बंधे हो। ये किसके द्वारा कहा गया है? आईपी देसाई के द्वारा कहा गया है। यदि एग्जाम में पूछे कि यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है तो ये आईपी देसाई के द्वारा दी गई परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है प्राथमिक समूह का, हम समूह का, अर्ध प्राथमिक समूह का या फिर समुदाय का। इंपोर्टेंट है जो परिवार है ये समाज में कौन से समूह के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, या फिर किसी भी समाज में जो परिवार उदाहरण है ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। याद रखिएगा पहला वाला जो विकल्प होगा आपका सही होगा। 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा, यहाँ पर देखिए नाभिक परिवार का यहाँ पर जिक्र हुआ है। नाभिक परिवार को ही एकांकी परिवार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? एकांकी परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, उत्पादक परिवार कहते हैं या फिर विस्तारित परिवार कहते हैं। तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार को विस्तारित परिवार कहते हैं। क्या कहेंगे वहां पर? हम विस्तारित परिवार कहेंगे। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता, यहाँ पर देखिए पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता पूछी गई है। संयुक्त परिवार प्रणाली है, पितृसत्तात्मक परिवार है, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता है या फिर उपरोक्त सभी है। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने है उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार और संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, ये तीनों ही पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रवर का अर्थ। यहाँ पर देखिए प्रवर का अर्थ पूछा गया है, क्या होता है? गोत्र होता है, दूसरा वर होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है या फिर समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाला होता है। तो प्रवर का अर्थ पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाला या फिर मूल ऋषि के गोत्र के बाद जिस ऋषि का नाम आता है उसे ही प्रवर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सगोत्र विवाह निषेध है यह किस धर्म में माना जाता है? सगोत्र विवाह निषेध यह किस धर्म में माना जाता है पूछा गया है। ईसाइयों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में या फिर इनमें से सभी में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो सगोत्र विवाह निषेध है ये हिंदू के धर्म में माना जाता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता है, प्रजनन की क्षमता है, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना, उपरोक्त दोनों या फिर कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता के बारे में पूछा गया है तो इसमें प्रजनन की क्षमता और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना ये दोनों ही विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त दोनों होगा। निम्न में से किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप किसके द्वारा माना गया है, किस विद्वान के द्वारा माना गया है? वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, मैकाइवर या फिर मर्टन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं, एक विवाह कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं या फिर अंतर विवाह कहते हैं। 4 विकल्प हैं, इसके माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर रहा है तो वो एक विवाह कहते हैं ऐसे विवाह को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यहाँ कथन किस विद्वान का है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है काफी इंपोर्टेंट कथन है। किसके द्वारा दिया गया है? मैकाइवर के, मर्टन के, बोगार्ट्स के या फिर वेस्टरमार्क के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो दिया गया कथन है ये बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया कथन है। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। 22वां प्रश्न है प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम पूछा गया है, क्या है? गंधर्व विवाह है, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है या फिर प्रजापत्य विवाह है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रेम विवाह के बारे में पूछा गया है कि इसका परंपरात्मक नाम क्या है। तो इसका परंपरात्मक जो नाम होगा वो गंधर्व विवाह होगा। अगला प्रश्न, जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो वहां कहलाता है, वहां क्या कहलाता है? आर्य विवाह,
गंधर्व विवाह, देव विवाह या फिर राक्षस विवाह। तो ये 23वें का आंसर आपका होगा देव विवाह। याद रखिएगा, जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो वहाँ विवाह कौन सा विवाह होता है या फिर वहाँ क्या कहलाता है, तो वो देव विवाह कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कौन से विवाह को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, वहाँ विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती है उस विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं, पिशाच विवाह कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका होगा राक्षस विवाह। वहाँ विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती है उसे क्या कहेंगे? राक्षस विवाह कहेंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती का विवाह होता है। अगला प्रश्न, जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? असुर विवाह कहेंगे, राक्षस विवाह कहेंगे, पिशाच विवाह कहेंगे या फिर गंधर्व विवाह कहेंगे। 25वें का आंसर क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पिशाच विवाह कहेंगे। कौन सा विवाह होगा? वो पिशाच विवाह होगा। यहाँ पर तीसरा वाला 25वें का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है, विवाह की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? पर्याप्त धन संपत्ति, उत्तम घर एवं कार्य, पति पत्नी में पारंपरिक समायोजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा, विवाह की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है? पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन, यह आवश्यक होता है विवाह की सफलता के लिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय समाज शास्त्री मजुमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है? यहाँ पर देखिए, मजुमदार के अनुसार पूछा गया है कि किस विवाह का प्रचलन है? ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, ये आपको देखना है किसके अनुसार पूछा गया है। मजुमदार के अनुसार पूछा गया है कि वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है, तो इनके अनुसार ब्रह्म विवाह साथ में असुर विवाह दोनों ही विवाह प्रचलन में है इनके अनुसार। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त दोनों होगा। परिवार की सामान्य विशेषता है, यहाँ पर देखिए सामान्य विशेषता परिवार की बताना है। विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। और भी परिवार की सामान्य विशेषता होती है जैसे कि विवाह एवं यौन संबंध, प्रजनन, नामांकरण की व्यवस्था, दीर्घकालीन समूह, साझा निवास स्थान, भावात्मक आधार, सार्वभौमिक संगठन, परस्पर आर्थिक बंधन, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना और परिवार की व्यापकता, ये सभी परिवार की विशेषता होगी। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए हैं इसी प्रकार की विशेषता पूछे, जो मैंने बताई है उसमें से भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो सभी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारतीय परिवार का स्वरूप है, मात्र सत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, मात्र स्थानीय है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पितृसत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक क्या होता है, पितृसत्तात्मक क्या होता है, मात्र स्थानीय क्या होता है, ये आगे हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? भारतीय परिवार का जो स्वरूप होगा वो पितृसत्तात्मक होगा। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार में मुखिया का मुख्य कर्तव्य क्या है? खाना बनाना है, पैसे देना है, बच्चों को पढ़ाना है या फिर सभी सदस्यों का ध्यान रखना है? तो सभी को पता है कि जो परिवार का मुखिया होता है उसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है? सभी सदस्यों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य होता है? परिवार में जो एक स्त्री होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? आदर्श पत्नी बनना होता है, आदर्श बहू बनना होता है, आदर्श माँ बनना होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे शुरू में आती है तो सबसे पहले क्या होता है? वो आदर्श बहू बनती है, फिर आदर्श पत्नी बनती है और फिर वो आदर्श माँ बनती है। तो ये सभी जो तीनों गुण हैं ये एक स्त्री में होना चाहिए। ये परिवार में एक स्त्री का उद्देश्य होता है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? राज्य, परिवार, विद्यालय या फिर शिक्षा? तो 32वें का आंसर होगा आपका परिवार। इंपोर्टेंट है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में पूछा गया है, एक अभिकरण कौन सा होगा? तो वो परिवार होगा। प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? इंपोर्टेंट है, माता पिता को, बेटे को या फिर उपरोक्त सभी को? 33वें का आंसर होगा बेटे को। प्रत्येक परिवार में जो बुढ़ापे का सहारा माना जाता है वो किसको माना जाता है? बेटे को माना जाता है। अगला प्रश्न,
एक परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य माना जाता है? बड़ों की सेवा करना, वंश चलाना, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको क्या होगा? एक परिवार में जो पुत्र का कर्तव्य माना जाता है वो बड़ों की सेवा करना, साथ में वंश चलाना। राइट आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त दोनों होगा। आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह तथा असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन अधिक है? ब्रह्म विवाह और असुर विवाह, इन दोनों का प्रचलन किसके द्वारा माना गया है? मजमदार के द्वारा माना गया है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। प्रश्न में पूछा गया है कि इसके अलावा किस विवाह का प्रचलन अधिक है? राक्षस विवाह का, देव विवाह का, गंधर्व विवाह का या फिर आर्य विवाह का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह तथा असुर विवाह के अतिरिक्त गंधर्व विवाह का प्रचलन अधिक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपके सामने है उपरोक्त सभी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है? शारीरिक होता है, मानसिक व बौद्धिक होता है, आध्यात्मिक होता है या फिर इनमें से सभी? तो सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने के लिए जो विकास होता है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक व बौद्धिक भी होता है, साथ में आध्यात्मिक भी होता है। तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण की वजह से पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली या फिर संयुक्त परिवार अधिक प्रचलित था? यहाँ पर वजह बतानी है, कारण आपको बताना है। आवश्यकताएं कम थी, साधनों की कमी के कारण संगठन व सहयोग को अधिक महत्व मिला, संसाधन अधिक थे या फिर व्यक्ति अधिक भौतिकवादी थे? तो राइट आंसर आपका होगा कि साधनों की कमी के कारण संगठन व सहयोग को अधिक महत्व मिला। यह कारण था, यह वजह थी कि पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार के प्राणी शास्त्री कार्य, यहाँ पर देखिए परिवार के प्राणी शास्त्री कार्य कौन से हैं ये आपको बताना है। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि, संतान उत्पत्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए प्राणी शास्त्री कार्य पूछा गया है तो इसमें प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि और संतानोत्पत्ति, ये तीनों ही कार्य प्राणी शास्त्री के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य, यहाँ पर देखिए अब आपको शारीरिक कार्य बताने हैं परिवार के क्या होंगे? मुख्य पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा या फिर इनमें से सभी? तो जाहिर सी बात है ये तीनों ही कार्य किसके होंगे? मुख्य शारीरिक कार्य के अंतर्गत आएंगे परिवार के। राइट आंसर यहाँ पर भी आपको इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं क्योंकि? यहाँ पर अभी वर्तमान समय की बात हो रही है। क्यों टूट रहे हैं परिवार अधिक? शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है, मनुष्य भौतिकवादी हो गया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है जो पहले थी, इसलिए वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। अगला प्रश्न, परिवार में बहू बड़ों की सेवा करती है क्यों? क्यों करती है परिवार में बहू बड़ों की सेवा? उसे पैसे मिलते हैं इसलिए, उसे आनंदभूति व कर्तव्य का एहसास होता है इसलिए, ताकि आगे उसकी बहू भी सेवा करे, या फिर उसके पास समय अधिक होता है? सरल सा प्रश्न है, चारों विकल्पों पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि परिवार में बहू बड़ों की सेवा क्यों करती है? क्योंकि उसे आनंदभूति व कर्तव्य का एहसास होता है, इसलिए परिवार में बहू बड़ों की सेवा करती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार का घर बार से संबंध है, किस प्रकार का संबंध है? अप्रत्यक्ष तौर पर है, प्रत्यक्ष तौर पर है, आंशिक तौर पर है या फिर काल्पनिक तौर पर है? तो परिवार का जो घर बार का संबंध होता है वो डायरेक्ट संबंध होता है, या फिर उसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर संबंध होता है परिवार का घर बार से। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कौन है? मर्डोक है, मैकाइवर है, मार्क्स है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मर्डोक। याद रखिएगा, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री मर्डोक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नगरीय व औद्योगिक समाजों ने कैसे परिवार की संरचना को प्रोत्साहित किया है?
केंद्रीय, विस्तृत, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा नगरीय व औद्योगिक समाजों ने केंद्रीय परिवारों की संरचना को प्रोत्साहित किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है पूछा गया है। प्राणी शास्त्र कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, समाजीकरण का कार्य या फिर शैक्षणिक कार्य। यहाँ पर प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है परिवार का, यह पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा प्राणी शास्त्र कार्य। जो प्राणी शास्त्र कार्य कौन कौन से हैं मैंने प्रश्न के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका पहला वाला होगा, ये परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, जिन परिवारों में वंश माता से चलता है, ध्यान दीजिएगा, जिन परिवारों में वंश माता से चलता है उस परिवार के लोग आपस में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस परिवार के लोग आपस में, तो उस परिवार के जो लोग हैं वो आपस में मातृवंशी बंधुजन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस परिवार में वंश माता से चलता है उस परिवार के लोग आपस में मातृवंशी बंधुजन कहलाते हैं। और यदि प्रश्न में पूछे कि जिन परिवारों में वंश पिता से चलता है उस परिवार के लोग आपस में क्या कहलाते हैं, तो उस परिवार के लोग आपस में मातृवंशी बंधुजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर माता से चलने वाले वंश के बारे में पूछा गया है तो वो मातृवंशी बंधुजन होगा। अगला प्रश्न, माता के पास सत्ता वाला परिवार है तो मातृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है, पितृवंशी या फिर पितृ स्थायी है। तो यहाँ पर देखिए माता के पास सत्ता वाला परिवार के बारे में पूछा गया है तो मातृ सत्तात्मक होगा, और पिता के पास सत्ता वाला परिवार क्या कहलाता है, तो पितृ सत्तात्मक कहलाता है। तो माता के पास पूछा गया है तो आपका राइट आंसर मातृ सत्तात्मक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वहाँ परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, एकांकी, संयुक्त, विस्तृत या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे होते हैं उस परिवार को एकांकी परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न, रीढ़ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा मुख्य कार्य नहीं है, किसके अनुसार, रीढ़ के अनुसार। सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, सामाजिकरण या फिर यौन इच्छा की पूर्ति। तो यहाँ पर 50वें का आंसर होगा आपका सामाजिक सुरक्षा। ये रीढ़ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। आगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार पूछा गया है परिवार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। क्रीड़ा, प्रशिक्षण, स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य या फिर रक्षा संबंधी कार्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो पहला वाला विकल्प होगा क्रीड़ा प्रशिक्षण, ये परिवार का मुख्य कार्य नहीं है आर्गमन एवं निमकोफ के अनुसार। अगला प्रश्न, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। धर्म का पालन, प्रजनन, स्थान निर्धारण या फिर सामाजिकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्म पालन। याद रखिएगा, धर्म पालन पर बल नहीं दिया गया है किंग्सले डेविस ने। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थन किसके द्वारा किया गया है। टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर या फिर मॉर्गन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रेजर। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का जो समर्थक हैं वो फ्रेजर होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है वहाँ होता है। दाय भाग है, मिताक्षरा है, सहपिंड है या फिर सगोत्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वह नियम मिताक्षरा का नियम है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है कि हिंदू संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। याद रखिएगा, हिंदू संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है मिताक्षरा का नियम और दूसरा है दाय भाग का नियम। मिताक्षरा के नियम के बारे में आप जान ही गए होंगे। मिताक्षरा का नियम वह नियम है जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है। साथ में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नियम है ये संपूर्ण भारत में प्रचलित है, लेकिन जो दाय भाग का नियम है ये संपूर्ण भारत में प्रचलित नहीं है। इसका जो प्रचलन है वो केवल बंगाल में ही है। और दाय भाग का नियम जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत पूछे प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि उत्तराधिकार का वह नियम
जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं, वह नियम कौन सा है? तो वह दाय भाग का नियम है। और प्रश्न में पूछे कि वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है, वह नियम कौन सा होगा? तो वह मिताक्षरा का नियम होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मिताक्षरा का जो नियम है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक होंगे विज्ञानेश्वर। कौन होंगे? विज्ञानेश्वर। ये मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो विज्ञानेश्वर आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी वाला होगा। चलो, रिश्तेदारी व्यवस्था में यहाँ पर देखिए रिश्तेदारी से संबंधित 2-3 परिभाषा आपको बैक टू बैक मिलेगी, तो आपको ध्यान देना है। इंपोर्टेंट परिभाषा है। रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशानुवली संबंधों पर आधारित हो। रिश्तेदारी की यहाँ परिभाषा है, ये निम्नांकित में से किस विद्वान के द्वारा दी गई है? रिवर्स के, मैकाइवर एवं पेज के, विनिक के या फिर प्रोफेसर ग्रीन के? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये चार्ल्स विनिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? मेयर, बोगार्ट्स, विनिक या फिर ब्राउन? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, रिश्तेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि रिश्तेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यहाँ जो परिभाषा दी है ये किसके द्वारा दी गई है? रिवर्स के द्वारा, फॉक्स के द्वारा, मैकाइवर के या फिर हेनरी मेन के? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है यह रॉबिन फॉक्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन कहलाते हैं। जो संबंध है ये किस प्रकार का संबंध कहलाता है? रक्त संबंधी है, विवाह संबंधी है, तृतीयक संबंधी या फिर व्यक्तिक संबंधी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माता पिता, पुत्र पुत्री और भाई बहन का जो संबंध है ये रक्त संबंधी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये रक्त संबंधी कहलाएंगे। अगला प्रश्न, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भाभी आदि संबंधियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, तृतीयक संबंधी या फिर मातुलेय संबंधी? अभी हमने जाना माता पिता, पुत्र पुत्री, बहन भाई का जो संबंध होता है वो रक्त संबंधी कहते हैं। अब आपको बताना है पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भाभी का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तो इनका जो संबंध है ये विवाह संबंध कहलाता है या फिर विवाह संबंधी कहलाता है। अगला प्रश्न, मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक अभी हाल ही मैंने आपको बताया था ज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर है, वात्स्यायन है या फिर याज्ञवल्क्य है। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो मिताक्षरा नियम है इसके प्रवर्तक कौन है? विज्ञानेश्वर होंगे। परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? मार्गन को, स्पेंसर को, दुखिम को या फिर टाइलर को? तो 61वें का आंसर आपका होगा स्पेंसर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? स्पेंसर को माना जाता है। अगला प्रश्न, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? केमिनियस ने कहा है, मॉन्टेसरी ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है या फिर रेमांड ने कहा है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये किसके द्वारा कहा गया है? मॉन्टेसरी के द्वारा विद्यालय को बचपन का घर कहा गया है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? पेस्टालोजी, मैजनी, बोगार्ट्स या फिर काम्टे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी। दी गई परिभाषा है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ पेस्टालोजी के द्वारा कहा गया। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार या फिर सामान्य परिवार? तो सभी को पता है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप है वो संयुक्त परिवार का था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वेस्टरमार्क है, किम्बल यंग है, ऑस्कर लेविस या फिर किंग्सले डेविस? तो दी गई जो पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे? वेस्टरमार्क हो गए। वेस्टरमार्क हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये फैमुलस शब्द से हुई है। अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकाइवर और पेज ने, प्लेटो तथा अरस्तु ने, श्री
बेकोफेन ने या फिर स्पेंसर ने। तो ये जो प्रतिपादन किया था ये मैकाइवर और पेज के द्वारा किया गया था, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है पूछा गया है। पितृसत्तात्मक है, मात्र स्थानीय परिवार है, संयुक्त परिवार है या फिर मातृवंशी परिवार है। अधिकार के आधार पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक अधिकार के आधार पर परिवार होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अधिकार के आधार पर पूछा गया है इनमें से कौन सा परिवार है। पितृसत्तात्मक, मात्र स्थानीय परिवार है, संयुक्त परिवार है या फिर मातृवंशी परिवार है। तो यहाँ पर देखिए अधिकार के आधार पर पूछा गया है तो वह पितृसत्तात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा, अधिकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पितृसत्तात्मक और दूसरा है मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा, 2 भागों में अधिकार के आधार पर परिवार को बांटा गया है। पहला है पितृसत्तात्मक और दूसरा है मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न, इनमें से परिवार का कौन सा जैविकी कार्य, यहाँ पर देखिए जैविकी कार्य पूछा गया है। संतानोत्पत्ति है, स्थिति प्रदान करना है, धनोपार्जन करना है या फिर मनोरंजन करना है। तो जैविकी कार्य पूछा गया है परिवार का, तो संतानोत्पत्ति करना है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए अब सामाजिक कार्य पूछा है, इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है। यौन संबंध है, दीन दुखियों की सहायता करना है, शिक्षा की व्यवस्था है या फिर सामाजिकरण करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिकरण करना। यह सामाजिक कार्य होगा, सामाजिक कार्य के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। जब पिता विधिवत यज्ञ की वेदी पर बैठाकर कन्या तथा वर को गृहस्थ धर्म का पालन करने का आदेश देते हुए विवाह करता है तब उसे कहते हैं, उस विवाह को क्या कहते हैं। आर्य विवाह कहते हैं, प्रजापति विवाह कहते हैं, देव विवाह कहते हैं या फिर गंधर्व विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार का जो विवाह है उसे प्रजापति विवाह कहेंगे। किस प्रकार का विवाह होगा, ये प्रजापति विवाह होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। यहाँ पर हिंदू विवाह के उद्देश्य आपको बताना है धर्म, प्रजा, रति या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपके तीनों होंगे, धर्म, प्रजा और रति, ये तीनों ही हिंदू विवाह के उद्देश्य है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिश्तेदारी की प्रमुख श्रेणियां कौन सी है। रिश्तेदारी की प्रमुख श्रेणियां पूछी गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी। तो रिश्तेदारी की जो श्रेणियां होती हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, के तीनों ही श्रेणियां रिश्तेदारी की हैं। तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी होगा। प्राथमिक संबंधों में कितने प्रकार के संबंधी आते हैं, 4, 6, 8 या फिर 12। प्राथमिक संबंधों में कितने प्रकार के संबंधी आते हैं पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 8। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, माता पिता और संतानों के संबंध को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे। माता पिता और उनके संतान का जो संबंध है वो किस श्रेणी में आएगा, द्वितीयक, तृतीयक, वैवाहिक या फिर प्राथमिक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर प्राथमिक। यहाँ पर देखिए शुरुआत किससे होती है, माता पिता से होती है, इनके बच्चों से होती हैं। तो इनको आप किस श्रेणी में रखेंगे, प्राथमिक में रखेंगे। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भाभी, जीजा साला आदि के बीच पाए जाने वाले संबंधों को रिश्तेदारी की किस रीति के अंतर्गत मानेंगे, परिहास, परिहार, समरक्त या फिर वैवाहिक। तो इनको मानेंगे परिहास। यहाँ पर पहला वाला आपका सही आंसर होगा। रिश्तेदारी की ये जो परिहास रीति है इसके अंतर्गत इनको मानेंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रिश्तेदारी में सामाजिक मान्यता रिक्त स्थान तथ्यों पर आरोपित है, आर्थिक, राजनीतिक, जैविक या फिर परंपरात्मक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैविक। रिश्तेदारी में जो सामाजिक मान्यता है ये जैविक तथ्यों पर आरोपित है। सौतेली माँ व संतानों का संबंध रिश्तेदारी की किस श्रेणी में आएगा, प्राथमिक में आएगा, द्वितीयक में आएगा, तृतीयक में आएगा या फिर चतुर्थ में आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चतुर्थ में। याद रखिएगा, सौतेली माँ व संतानों का जो संबंध है वो रिश्तेदारी की किस श्रेणी में आएगा, तो वो चतुर्थ श्रेणी में आएगा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। पवित्र धर्म के अनुसार जीवन बिताने के उद्देश्य से जब माता पिता ऋषि से एक गाय और बैल लेकर अपनी कन्या को पत्नी के रूप में उसे सौंप देते हैं तब उस विवाह को क्या कहा जाता है, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह या फिर ब्रह्म विवाह। तो उस विवाह को क्या कहेंगे, तो उस विवाह को आर्य विवाह कहेंगे या फिर उसे आर्य विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 16, 12, 8 या फिर 51? याद रखिएगा, हिंदुओं में विवाह के 8 परंपरागत स्वरूप माने गए। कितने माने गए हैं? 8। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, गोत्र, प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है, बहिर्विवाह कहलाता है, अनुलोम विवाह कहलाता है या फिर अंतर विवाह कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा बहिर्विवाह। याद रखिएगा, गोत्र, प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का जो नियम है ये बहिर्विवाह कहलाएगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? यहाँ पर देखिए गुण पूछा गया है, तो एकांकीपन, आत्मनिर्भरता और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। तो ये तीनों ही गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है एकल परिवार के बच्चों में। तो उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण। यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण पूछा गया है बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना, परिवार बड़ा होना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विघटन का कारण पूछा गया है संयुक्त परिवारों का। तो राइट आंसर आपका होगा बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, ये मुख्य कारण या फिर मुख्य विघटन का कारण है संयुक्त परिवारों का। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है पूछा गया है? बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों का दादा दादी से स्नेह से वंचित रहना, वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उक्त सभी। यहाँ पर जो 3 विकल्प हैं ये तीनों ही विकल्प संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं होगी। राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न, काम, वृत्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है। यह कथन किस विद्वान का है? वुडवर्थ का है, सदरलैंड का है, आर्गमन तथा निमकोफ का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दिया गया कथन है ये आर्गमन तथा निमकोफ का कथन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जैसे परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार कहते हैं, जन्म का परिवार कहते हैं, जनता का परिवार कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उस परिवार को जन्म का परिवार कहेंगे। याद रखिएगा, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उस परिवार को जन्म का परिवार कहेंगे। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। यहाँ पर देखिए विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? वेस्टरमार्क, लुइस मॉर्गन है, स्पेंसर, मैफ्लिन, अरस्तु है, रॉबिन्स है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिवार की उत्पत्ति के जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक होंगे वो वेस्टरमार्क और लुइस मॉर्गन होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एकल परिवार का एक रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं होगा? अनुपूरित मूल परिवार, अनुपूरित साखी परिवार, उपमूल परिवार या फिर अनुपूरित एकल परिवार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुपूरित साखी परिवार। ये एकल परिवार का एक रूप नहीं है। ये किसका एक रूप होगा? ये संयुक्त परिवार का एक रूप है, ना कि एकल परिवार का। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार की विशेषता है सहभोगिता, सहनिवास, संपत्ति में सहभागिता या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सहभोगिता, सहनिवास और संपत्ति में सहभागिता, ये तीनों ही संयुक्त परिवार की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है? दाम्पत्य संबंधों या फिर पति पत्नी के मध्य पर अधिक बल देना, परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, दोनों या फिर बच्चों पर ध्यान न देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उक्त पहला और दूसरा दोनों ही कथन या फिर दोनों ही कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार में होते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा गया था, शायद उसमें मैं जिक्र नहीं कर पाया था संयुक्त परिवार के बारे में। वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि एकल परिवार के कौन से रूप एकल परिवार के अंतर्गत कौन सा रूप नहीं है, और राइट आंसर शायद मैंने वंश परंपरागत साखी परिवार बताया था। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार के अंतर्गत कौन कौन से रूप हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार इसके अंतर्गत आता है, साखी संयुक्त परिवार आता है, वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार, साथ में अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। ये 4 प्रकार के रूप संयुक्त परिवार के होते हैं। यहाँ पर वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर
आंसर होगा 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व साखी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार के संयुक्त परिवार में 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में और साखी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, जैसे कि माता पिता और 2 या अधिक विवाहित बेटे तथा उनके अविवाहित बच्चे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न वाले वयस्क साथ रहते हो। यहाँ पर देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रश्न के बारे में आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। यह विशेषता परिवार की नहीं होती। जो मुखिया होता है परिवार का, उसको अंत में सभी जो आय होती है जो भिन्न जमा नहीं होती, जो आय होती है वो किसको दे दी जाती है? जो परिवार का मुखिया होता है, ना कि भिन्न जमा की जाती है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? एक पत्नी है जिसके एक से अधिक पति होते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? बहुपति परिवार कहते हैं, बहुपत्नी परिवार कहते हैं, सामूहिक परिवार कहते हैं, या फिर नव स्थानीय परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक पत्नी के एक से अधिक पति हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? बहुपति परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपति परिवार कहेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? मात्र सत्तात्मक परिवार, वहाँ परिवार जिसमें जो अधिकार होते हैं वो माता के पास होते हैं। ऐसा परिवार कहाँ पाया जाता है? सभी जगह पाया जाता है, संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में पाया जाता है, या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मात्र सत्तात्मक जो परिवार है ये भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यहाँ कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, या फिर पेस्टालोजी का है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये प्लेटो का कथन है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यहाँ कथन किस दार्शनिक का है? काफी इंपोर्टेंट कथन है। के.जी. सईदन का है, हुमायूं कबीर का है, मैजिनी का है, या फिर जेम्स का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये मैजिनी का कथन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दुर्खिम ने, हॉब्स ने, लॉक ने, या फिर रूसो ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में दुर्खिम विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, या फिर सामूहिक मन का सिद्धांत? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत। ये व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक? यहाँ पर देखिए औपचारिक पूछा गया है, धर्म, प्रथा, परिवार, या फिर शिक्षा? राइट आंसर आपका होगा शिक्षा। यदि अनौपचारिक पूछा जाता तो आपका राइट आंसर क्या होता? परिवार। लेकिन यहाँ पर औपचारिक कथन पूछा गया है, औपचारिक साधन पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? शिक्षा होगा। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? निकटता है, भ्रातृत्व है, पारंपरिक जागरूकता है, या फिर स्थायी संबंध है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारंपरिक जागरूकता। यह सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? टेफ्ट के, दुर्खिम के, वेबर के, या फिर ऑकबर्न के? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ई दुर्खिम के। सामाजिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा दी गई है ये ई दुर्खिम के द्वारा दी गई है। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? बाटोमोर ने, प्लेटो ने, पेरेटो ने, या फिर अरस्तु ने? तो ये कहा है अरस्तु ने। याद रखिएगा, अरस्तु का कहना है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकताओं से एक सामाजिक प्राणी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है? यहाँ पर देखिए सही कथन पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा कि दहेज तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराइयां हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है पूछा गया है। संयुक्त परिवार का कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, आलस्य का अभाव है या फिर श्रम विभाजन की सुविधा है। तो एक गुण कौन सा नहीं है संयुक्त परिवार का पूछा गया है, तो यह आलस्य का अभाव है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प है आपका सही। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है, तो इसके बारे में आपको शुरू में ही बता चुका हूं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन कौन सा नहीं है। परिवार में संयुक्त रसोई होती है, उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है, देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, या फिर उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन नहीं होगा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए, तो राइट आंसर आपका होगा उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने रिक्त स्थान को प्रोत्साहित किया है, व्यक्तिकरण को, प्रतिस्पर्धा को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, या फिर केवल सहयोग को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये किया है, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित किया है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है। गोत्र है, वंश है, परिवार है, या फिर उक्त तो सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिवार। सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा परिवार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं। 8, 25, 15 या फिर 7। तो याद रखिएगा ये टोटल कितने बनेंगे 8। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। परिवार है, मोहल्ला है, ढाणी है, या फिर गांव है। सभी को पता है कि मानव समूह की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता या फिर कार्य एक परिवार का नहीं है। सामाजिक समूह, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग, या फिर गृह कलेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गृह कलेश। ये विशेषता नहीं, यहाँ पर देखिए विशेषता के बारे में पूछा गया था, तो यह परिवार की एक विशेषता गृह कलेश नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्यों में शामिल नहीं है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, भोजन का प्रबंध, संतानोत्पत्ति, या फिर प्रजाति निरंतरता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भोजन का प्रबंध। ये प्राणी शास्त्रीय कार्यों के अंतर्गत नहीं आती परिवार के। राइट आंसर आपका बी वाला होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार के आर्थिक कार्यों में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर आपको आर्थिक कार्यों में कौन सा कार्य शामिल नहीं है परिवार का। निवास एवं विवाह प्रबंधन, आय तथा संपत्ति का प्रबंधन, श्रम विभाजन, या फिर उत्तराधिकार का निर्धारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निवास एवं विवाह प्रबंधन। ये परिवार के आर्थिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि यह परिभाषा संयुक्त परिवार को परिभाषित कर रही है या फिर व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसके द्वारा कहा गया है। मैक्स मूलर, डॉक्टर इरावती कर्वे, मनु ने, या फिर कापड़िया ने। तो ये कहा है मैक्स मूलर ने। याद रखिएगा संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया है। एकल परिवार वहाँ है जिसमें केवल माता पिता रहते हैं, केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, माता पिता, अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं, केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। सभी को पता है एकल परिवार वहाँ होते हैं जिसमें माता पिता व साथ में अविवाहित बच्चे रहते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अब संयुक्त परिवार किसे कहेंगे। परिवार के 3 पीढ़ियां साथ रहती हो, माता पिता, दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हो, दोनों या फिर माता पिता एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हो। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, परिवार की 3 पीढ़ियां साथ रहती हो, साथ में माता पिता, दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हो, ऐसे परिवार को क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है। संयुक्त परिवार में होती है, एकल परिवार में होती है, दोनों में होती है, या फिर दोनों में नहीं होती है। तो ये केवल संयुक्त परिवार में होती है। याद रखिएगा बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की जो उचित देखभाल होती है वो संयुक्त परिवार में होती है।
अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था टोटल 120 प्रश्न मिलेंगे। अभी आपको बताना है 120 प्रश्न जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको बता देना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिएगा। 120वां प्रश्न है, समाज की संरचना में रिक्त स्थान केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है? परिवार, माता पिता, बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा परिवार। समाज की संरचना में परिवार केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द ही। जब तक के लिए धन्यवाद।